हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्यार्थी स्पॉट। आई एम राशिद रुकैया। कल मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रही थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर एंड स्कोप। मैं लेकर आई थी आपके सामने कंप्लीट वीडियो, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू की वजह से मैंने लाइव तो कंप्लीट कर दिया था, लेकिन आपके सामने सिर्फ 14 मिनट्स की वीडियो प्रेजेंट हो रही है जो साइकोलॉजी और ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी तक ही लिमिटेड है। तो आज मैंने सोचा कि मैं उस वीडियो को कंप्लीट कर दूं। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये वाली स्लाइड। हमने ये स्लाइड डिस्कस कर ली थी। मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी भी डिस्कस कर लिया था। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी मैंने थ्योरेटिकल आपको बता दिया था, और हम इस डायग्राम पर आकर रुक गए थे। ये एक कॉन्सेप्ट मैप है साइकोलॉजी का, जिसमें डिवीजन दो बताए गए हैं, जनरल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। राइट। तो जनरल साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी है जिसमें हम प्योर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें हम साइकोलॉजी के थ्योरीज, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं इन another field to understand the problem of that field and solve that problem with the help of psychology, right? So जब हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को अप्लाई करते हैं इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग टू काउंसल student or to counsel in the field of medicine, राइट। तो उसको हम काउंसलिंग साइकोलॉजी बोलते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजी जब हम साइकोलॉजी के जनरल प्रिंसिपल्स और थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं टू अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेट ऑफ अ पेशेंट। किसी पेशेंट के मेंटल स्टेट को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को समझने के लिए और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब हम उसे क्लिनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इस तरीके से देखें कि डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस को समझने की जब कोशिश करते हैं। सोशल साइकोलॉजी when we want to understand the social status of a person with respect to their mental condition। ओके, तो सोशल साइकोलॉजी कहते हैं सोसाइटी के क्या बिहेवियर है, सोसाइटी का क्या बिहेवियर है, और हम इसको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और थ्योरीज की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा मेजर एरिया ऑफ कंसर्न यही है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, राइट। क्योंकि यही हमें पढ़ना है सीटेट के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हम जब भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को अप्लाई करते हैं एजुकेशन के फील्ड में टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन और टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर की नीड, लर्नर की इंटरेस्ट, लर्नर की एबिलिटी, लर्नर के इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पर्सनालिटी, उनकी इंटेलिजेंस, सब कुछ जब हम समझने की कोशिश करते हैं, और किस लिए समझते हैं, ताकि हम टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकें। एक टीचर को किस तरीके की टीचिंग मेथड अपनाने हैं, किस तरीके की टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनाने हैं, ताकि मैक्सिमम लर्निंग आउटपुट गेन हो सके, मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चे को गेन कराया जा सके, या मैक्सिमम चेंजेस बिहेवियर में लाया जा सके। तो इसके लिए हम पूरी प्रोसेस को साइकोलॉजिकल थ्योरीज और प्रिंसिपल्स की मदद से समझते हैं, बच्चे की पूरी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, और कहाँ कहाँ एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको जानने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब हम उसे एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। इसी तरह प्योर साइकोलॉजी में डिवीज़न है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जब हम मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो साइकोलॉजी के ट्रेडिशनल डेफिनेशंस थे 4 साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बताए गए थे, वो मैंने आपको बता दिया था। इसमें विलियम जेम्स, विलियम वुंड और फ्रायड, इन लोगों की बात हमने कर ली थी, इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया था। अब हमारी मॉडर्न डेफिनेशंस हैं, 3-4 मॉडर्न डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन का मतलब है जो हमारे मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बाद के लोग हैं, उन लोगों ने क्या इसकी डेफिनेशन दी है। तो साइकोलॉजी को चार्ल्स ई स्किनर ने 1938 में, इनका बहुत लर्निंग की थ्योरी में ऑपरेंट कंडीशनिंग एक अच्छी थ्योरी है, इनका बड़ा नाम है इसमें, और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डेवलप, लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डेवलप कराने में, उसका कॉन्सेप्ट देने में भी इनका नाम आता है। तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। इन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी किसी इंडिविजुअल की, किसी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर और उसकी होल एक्सपीरियंसेस, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उसको समझने का साइंस है, राइट, उस स्टडी है उसकी। जैसा कि हमने 2 मेजर टर्म देखे थे, साइक एंड लॉगस।
साइक और लॉगस का मतलब स्टडी ऑफ माइंड एंड सोल। साइक मीन्स माइंड और सोल, लॉगस मीन्स स्टडी। तो स्टडी या साइंस दोनों बातें हैं। तो यही है बिहेवियर एक्सपीरियंसेस की स्टडी या साइंस को साइकोलॉजी कहते हैं। हिलगर्ड ने बताया था साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। जो साइकोलॉजी है वो मेंटल प्रोसेसेस, एक इंडिविजुअल की दिमाग की जो प्रक्रिया चल रही है, उसका मेंटल स्टेट है और जो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, इन पूरी चीज़ों की सिस्टमैटिक स्टडी है। राइट, ऑर्गेनाइज स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी, हम इसी को तो साइंस कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ये इनका कहना था। फिर हम देखते हैं कि मॉर्गन, किंग, वेल्स एंड स्कोपलर, ये लोग इन लोगों का क्या कहना था, इन्होंने 1986 में बताया था साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। मतलब ये है कि साइंस को अप्लाई किया जाता है ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर इन्होंने एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर दोनों की बातें करी हैं कि साइकोलॉजी एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है या की स्टडी है। तो हम देखते हैं कि जितने भी लर्निंग थ्योरीज हैं, आप देखते हैं कि जानवरों पे की गई हैं, कि कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो बच्चों पे, जैसे पियाजे ने अपने बच्चों पे किए थे, कुछ लर्निंग थ्योरीज है वो जानवरों पे पहले अप्लाई की जाती है, बाद में हम उसको ह्यूमन बीइंग पे जनरलाइज किया गया है जितनी भी थ्योरीज हैं। तो ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर की स्टडी को साइंस कहते हैं इनके अकॉर्डिंग। एक देखिए एसोसिएशन है एपीएम, अमेरिका में एक साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। 2010 में इनकी डिफिनीशन, इनके इस एसोसिएशन की डिफिनीशन क्या आई थी, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। माइंड और बिहेवियर की स्टडी ही साइकोलॉजी है। तो शुरू से हम यही देखते आ रहे हैं, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस माइंड या बिहेवियर की बात हो रही है, माइंड की बात हो रही है, उसकी स्टडी या साइंस की बात हो रही है, तो हमने एक बेसिक सा समझ लिया कि साइकोलॉजी क्या चीज़ है। ये फंक्शन ऑफ द ब्रेन टू एक्शंस ऑफ नेशंस फ्रॉम चाइल्ड डेवलपमेंट टू केयर फॉर द एज। मतलब बच्चा एक जब पैदा होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है, जब कहते हैं कि उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है, टेबलर ऐसा होता है, तो उसमें जो भी उसकी एक्सपीरियंसेस फर्स्ट डे से स्टार्ट होती हैं, जो भी वो गेन कर रहा होता है एक्सपीरियंसेस, उसके माइंड में भरती चली जाती हैं। तो ये कहते हैं कि चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक जो भी उसकी एक्शंस हैं, उसके फंक्शंस ऑफ ब्रेन हैं और जो उसके एक्शंस हैं, वो सब की स्टडी साइकोलॉजी कहलाती है। अब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पे आ जाते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब है कि जब हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, जब हम साइकोलॉजी को ह्यूमन लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन डेवलपमेंट, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज, और किस लिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, फॉर बेटर टीचिंग एंड लर्निंग। जब हम बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी एटीट्यूड, उनका इंटेलिजेंस, उनकी इंटरेस्ट, उनका एप्टीट्यूड, जब सब कुछ समझने की कोशिश हम करते हैं, राइट, तब हमें लगता है कि हम टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को बेहतर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उनके हिसाब से कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना। तो हम टीचिंग, हमारा एम, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना, मैक्सिमम आउटपुट गेन हो सके, मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चे में आ सके, बच्चे में मैक्सिमम बिहेवियरल चेंज आ सके। तो हमारा अल्टीमेट गोल है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का अल्टीमेट गोल है कि हमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सो दैट वी कुड get the better insight of the teaching learning situation about the students, and we want to get maximum output, मतलब मैक्सिमम टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा टीचिंग और लर्निंग सिचुएशन हम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग कराना चाहते हैं। तो दो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, क्रोवन एंड स्किनर। इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी को किस तरह से डिफाइन किया है, लेट्स सी। Educational psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth through old age. इनका कहना है कि बचपन से लेकर, पैदा होने के बाद से ओल्ड एज तक की सारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करना ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है।
स्किनर का कहना है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब ये साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जो टीचिंग एंड लर्निंग से डील करती है। टीचिंग एंड लर्निंग से डील करने का अर्थ है कि सब कुछ देखना, ऑब्जेक्टिव से लेके लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट करने से मैक्सिमम आउटपुट गेन कराने तक का पूरा प्रोसेस को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, अब हमने जितनी डिफिनेशंस देखी उसके हिसाब से हमने समझ ही ली होगी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर कैसा है। इट इज़ अप्लाइड इन नेचर, हमने ये बात करी ली कि अप्लाइड पार्ट का ब्रांच है, ये सब ब्रांच है। तो जब हम साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं एजुकेशन के फील्ड में, देन इट इज़ कॉल्ड अप्लाइड साइंस। और चाइल्ड सेंटर है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बच्चों की नीड, उनकी एबिलिटी, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट कराना, उनके इंटरेस्ट को समझना, सब कुछ हमारा सेंटर्ड है बच्चे के ऊपर, लर्नर के ऊपर। तो इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, it is practical in nature because we want to solve the classroom problems. It helps in solving the classroom problems, so it is practical in nature. It is scientific. Why it is scientific? Because whenever we do the observation, we do the experiment, or we test the students understanding, right? Then we want to organize the in a systematic way the whole teaching and learning process. तो ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनीथिंग। तो हमने ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा, समझा क्लासरूम सिचुएशन को और उसे बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया, मेथड एंड मटेरियल में इम्प्रूवमेंट लेकर आए, चेंज लेकर आए, अपने टीचर अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आता है और फिर हमें लर्नर के बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है। सो ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं जो नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को बताते हैं। अब हम आ जाते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में किन किन एरियाज़ को पढ़ा जाता है या किन एरिया से कंसर्न है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो सबसे मेजर जो हमने बताया कि लर्नर सेंटर्ड है, लर्नर पर फोकस है, लर्नर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जानने की कोशिश की जाती है। किस तरीके की ग्रोथ को, फिजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ। बच्चे की इंडिविजुअल, बच्चों में फ़र्क है, हर बच्चा समान नहीं है, हर बच्चा अलग है और स्पेशल है। तो बच्चे को की इंटेलिजेंस को समझना, उनकी उसकी पर्सनालिटी, उसकी एप्टीट्यूड को समझना, उसका लर्निंग स्टाइल समझना, उसकी ख़ास ज़रूरतों को समझना, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। लर्नर प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक टीचिंग प्रोसेस हो गया, एक लर्निंग प्रोसेस हो गया। तो बच्चे की लर्निंग किस तरीके की होनी चाहिए, हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग को पढ़ते हैं ताकि हम लर्निंग को समझ सकें, बच्चे की लर्निंग किस तरीके से कराई जाए, बच्चा किस तरीके से लर्निंग करने में ज़्यादा सूटेबल है या ज़्यादा कंफर्टेबल है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं लर्निंग प्रोसेस के थ्रू। एक बिहेवियरिस्ट की थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, मेंटल प्रोसेसेस, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन नॉलेज, किस तरीके से बच्चा कंस्ट्रक्ट कर सकता है अपना नॉलेज, या बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे के अंदर ज़्यादा है, राइट। तो हम उस लर्निंग प्रोसेस को समझने के लिए थ्योरीज ऑफ लर्निंग समझते हैं। बच्चे की मेमोरी कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, बच्चे में मोटिवेशन है या नहीं, किस तरीके से मोटिवेट करना है, तो ये हमारी लर्निंग प्रोसेस के अंदर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस में क्या है, इफेक्टिव टीचिंग मेथड को अप्लाई करने की कोशिश की जाती है। तो टीचिंग प्रोसेस हाँ, टीचिंग प्रोसेस में टीचर गाइड है, मोटिवेटर है, फैसिलिटेटर है, क्लासरूम को मैनेज करता है, उसे किस तरीके से क्लासरूम को मैनेज करना है, किस तरीके से फैसिलिटेट करना है, ये सारे भी इम्पॉर्टेंट, इसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइकोलॉजी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में कैसे है, असेसमेंट और इवेल्युएशन एजुकेशनल साइकोलॉजी से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। हम बच्चे की लर्निंग को टाइम टू टाइम मेज़र करने की कोशिश करते हैं,
टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, बच्चों को फीडबैक देते हैं। तो हमें बच्चे की असेसमेंट टाइम टू टाइम डायग्नोस करते रहना चाहिए। और हमें इससे क्या मिलता है, हमें ये जानने का मौका मिलता है कि हम किस तरीके से बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, बच्चे की टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना सकें, इन्हेंस कर सकें। या फिर ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि टीचर को अपने अंदर क्या मॉडिफिकेशन लेकर आने हैं ताकि टीचिंग और लर्निंग इफेक्टिव हो सके। तो उसके लिए टीचर का असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन और स्टूडेंट का असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे के ये समझने के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत मददगार साबित होती है ना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के फील्ड में जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि टीचिंग और लर्निंग इफेक्टिव और बेटर हो सके, तो उसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब हम जब बच्चों की साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बच्चे के प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, तो हम ये भी समझ पाएंगे कि हमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल करनी है। ई लर्निंग हमें कैसे करानी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं, कब और कहाँ, किस सिचुएशन में, बच्चे को क्या समझाते समय, कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करते समय किस तरीके का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। या फिर इससे बढ़कर हमें हमें तो यहाँ पे ये देखना है कि किस टाइप के बच्चे का इंटरेस्ट किधर है, बच्चे की एबिलिटी कैसी है, बच्चे में फ़र्क है, न्यूरो डिफरेंसेस हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी। इसे देखते हुए जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तब हम शायद इसका स्कोप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा बचा हुआ जो पार्ट था एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो भी कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे कुछ और टॉपिक साइकोलॉजी से रिलेटेड लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। प्लीज़ अब उस वीडियो के बाद वो शायद इनकम्प्लीट रह गया था, उसके बाद ये ज़रूर देखें। तो आपका कंप्लीट वीडियो जो है साइकोलॉजी, डिफरेंशियल ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर एंड स्कोप, इतनी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर हम आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है ना। अगर आपको डिस्कशन पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू